नमस्कार दोस्तों। हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे। हिस्ट्री में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। 1857 की क्रांति के जो दो पार्ट बना करके हमने एक्सरसाइज सॉल्व करा दी थी। तो अब हिस्ट्री में हम दो तरीके के वीडियो आपको दिया करेंगे और दोनों ही वीडियो पर डे आएंगे। एक तो आएगा थ्योरी सेक्शन का जो हम आपको समझाएंगे, और दूसरा आएगा एक्सरसाइज जिसको आप रिवीजन करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं थ्योरी का पोर्शन भारत के संवैधानिक इतिहास से। जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ है उसका क्या इतिहास रहा है, यहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो जो भारत का संवैधानिक विकास रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब तक भारत रहा है, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 1773 से लेकर के अक्टूबर 1858 तक का रहा है, जब तक 1857 की क्रांति के बाद तक, है ना। और जब 1857 की क्रांति के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आ जाता है, तब से लेकर के माउंटबेटन योजना तक इसको हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसमें से हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत है उसके तहत हम लोग मेन एक्ट पढ़ेंगे जो अंग्रेजों ने भारत पे शासन प्रशासन संभालने के लिए बनाए थे। जैसे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बहुत फेमस एक्ट है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1793, इसके बाद जो है 1773 के बाद में 1793 20 साल बाद चार्टर एक्ट आया 1793। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833, इसके बाद चार्टर एक्ट 1853। 1853 का ये जो है चार्टर एक्ट लास्ट था। तो हम लोग इतना पढ़ेंगे क्योंकि इसके बाद जो एक्ट आया है वो 1857 की क्रांति के बाद आया है। 1857 की क्रांति के बाद आया है, वो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो लॉर्ड कैनिंग उसके तहत प्रथम वायसराय बनाया गया था। तो इसके तहत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पढ़ेंगे। 1858 में जो त्रुटियां रह गई थी तो उनको सुधार किया गया था, तो इसके बाद जो एक्ट आया 1861 में उसको इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 पढ़ेंगे। इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1919 पढ़ेंगे। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 आ गया। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, अगस्त प्रस्ताव आया 1942 में, क्रिप्स प्रस्ताव आया था। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आया, 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसके बाद लास्ट में 1947 में माउंटबेटन योजना आई जिसके तहत भारत विभाजन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इनको हम बारी बारी से इनके बारे में क्या किसमें प्रावधान किए गए थे समय समय पर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो उस समय ब्रिटिश में जो पीएम थे, ठीक है, वो पामर्स्टन थे। लॉर्ड नॉर्थ थे। पामर्स्टन तो 1857 की क्रांति के समय पे थे। तो ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नॉर्थ थे। तो इन्होंने क्या किया कि गुप्त समिति की सिफारिश पर, एक गुप्त समिति बनाई गई थी, तो गुप्त समिति की सिफारिश पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इन्होंने पास किया और ये लेकर के आए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट गुप्त समिति की सिफारिश पर लॉर्ड नॉर्थ ने पेश किया, इनके समय पर आया। इसके बाद क्या था कि कंपनी के, इसमें हुआ ये कि कंपनी के प्रशासन के सुपरविजन हेतु क्या था, कंपनी के प्रशासन के सुपरविजन हेतु क्या है, दो टीमें बनाई गई। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन कर रही थी, तो उसके लिए दो टीमें इंग्लैंड में बनाई गई। एक तो था निदेशक मंडल, यानी जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते थे, और दूसरा था स्वत्वधारी मंडल जिसको हम कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बोलते हैं। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स जो था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स
ये जो कंपनी के जिन लोगों के कंपनी में शेयर हुआ करते थे, तो उनके लिए ये जो सत्ताधारी मंडल उनका था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और जो निदेशक मंडल है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये वो लोग थे जो कंपनी के शासन प्रशासन में शामिल थे, वो देखते थे। ठीक है, तो इस तरीके से एक तो बना दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक बना दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बना दिया गया कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ओके, अब हुआ ये कि निदेशक मंडल जो था, तो वो इंग्लैंड में कंपनी की कार्यपालिका थी। इंग्लैंड में वो जो है कंपनी की कार्यपालिका थी, ये समझ लीजिएगा। और उसमें 24 निदेशक थे। ठीक है, उसमें कितने 24 निदेशक थे, 24 निदेशक थे। और उनका चुनाव प्रतिवर्ष होता था। और वो कौन करता था, वो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स करते थे। इन लोगों का चुनाव कौन करता था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। निदेशक मंडल का चुनाव किया करते थे प्रत्येक वर्ष। ठीक है, अब इसमें से क्या था कि इस एक्ट में जो प्रावधान किए गए या जो बदलाव किए गए वो क्या क्या थे, तो उसमें से सबसे प्रमुख है एक तो निदेशक मंडल की कार्य अवधि। पहले जो था निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले जो था उसकी अवधि एक वर्ष हुआ करती थी। एक वर्ष उसकी अवधि होती थी, उसको बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। निदेशक मंडल की जो कार्य अवधि थी उसको 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। और निदेशक मंडल के सदस्य जो कि उस समय 24 हुआ करते थे, कितने होते थे, 24, तो उनको 1/4 प्रतिवर्ष को अवकाश दिया जाने लगा। यानी कि प्रतिवर्ष 1/4 करेंगे 24 का, तो 6 सदस्य आ जाएंगे। तो प्रतिवर्ष 6 सदस्यों को अवकाश दिया जाने लगा। अब बंगाल की जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी, है ना, यहाँ जो बंगाल की फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी, तो उसमें से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, ये प्रशासक को जो है उसका जो बंगाल की फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी, तो उसका जो प्रशासक हुआ करता था। ठीक है, बंगाल की फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का जो प्रशासक था उसको अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप ये समझ लीजिए कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, जो कि स्वतंत्र थी, बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी वे स्वतंत्र थी, तो उनको क्या किया गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। उन्हें भी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर को तीनों का, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों का ही गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, और प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल जो था भारत में उसका नाम था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, इसके बाद क्या था कि इसी के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया। ठीक है, सबसे पहले 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा इम्पे। ओके, ये उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ठीक है, ये उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और कंपनी के कर्मचारियों को इसी एक्ट के तहत, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस के व्यापार करने से मना कर दिया गया कि जब तक आप लाइसेंस नहीं लेते आप अपना व्यापार नहीं कर सकते। आप कंपनी के कर्मचारी हैं तो कंपनी में कार्य करिए, अगर आपको व्यापार करना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आप कोई उपहार भी नहीं लेंगे। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसके मुख्य ये प्रावधान थे, समझ गए। तो इसमें से कुछ हैं जो बहुत जरूरी है, पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, है ना। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में जो पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट बनाई गई।
और उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं 1773 की, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इनको याद करिएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो फिर इसमें से कई त्रुटियां थी या सफल नहीं हो सका, जो भी रहा। तो उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट आया, और पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले एक अमेंडमेंट बिल 1781 में पहले आ चुका था। यानी 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उसको आने के पहले एक और बिल पास हो चुका था जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कहा गया, और ये एक अमेंडमेंट बिल था, संशोधनात्मक अधिनियम था, संशोधन किया गया था इसमें से, और ये असफल हो गया था। ये भी क्या था, असफल रहा। जब ये असफल रहा, तब बाद में कहीं जा करके ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया। तो 1784 का ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, जानते हैं इसके विषय में कुछ। तो इसके तहत कहता है कि कंपनी के भारतीय राज्य क्षेत्र, ये जो बिल था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो बिल था, तो इसके माध्यम से कंपनी के भारतीय जो राज्य क्षेत्र थे उन पर ये ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का पहला दस्तावेज था। यानी कि ब्रिटिश ताज जो था उसके स्वामित्व का, ठीक है। तो कंपनी के जो भारतीय राज्य क्षेत्र हुआ करते थे, तो उन पे अपना ये स्वामित्व जताने लगा ब्रिटिश ताज 1784 के एक्ट से, और ये एक वैधानिक दस्तावेज था। अब इस एक्ट के महत्वपूर्ण क्या क्या प्रावधान किए गए उसको हम देखते हैं। जैसे कि कंपनी के जो व्यापारिक और राजनैतिक कार्य थे उनको अलग कर दिया गया। अच्छा, पहले था क्या कि जो कंपनी थी वो व्यापार करने आई थी, तो व्यापारिक कार्य तो करती ही थी, लेकिन साथ ही साथ वो राजनैतिक कार्यों में भी इन्वॉल्व होने लगी थी। भारत के राजनैतिक क्रियाकलापों में भी दखलंदाजी करने लगी थी और देखने लगी थी काफ़ी कुछ। तो क्या हुआ कि 1784 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो राजनैतिक कार्य थे और जो व्यापारिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो अब अलग अलग जो किया गया, तो उसमें क्या था कि जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे, व्यापारिक कार्य थे, उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि पहले भी 1773 में भी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे उनको कौन देखेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये तो पहले भी प्रावधान था, लेकिन साथ ही साथ जो राजनैतिक कार्य थे, जैसे सैनिक कार्य, असैनिक कार्य और राजस्व संबंधित जो भी थे, तो उन कार्यों के लिए इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय जो है नियंत्रक मंडल बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसकी स्थापना की गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। समझ में आया? यानी कि व्यापारिक जो कार्य थे कंपनी के, उनको जो है वही निदेशक मंडल ही करेगा, लेकिन जो राजनैतिक कार्य थे, सैनिक असैनिक राजस्व से संबंधित, तो उसके लिए इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। अच्छा, जो नियंत्रक मंडल था इंग्लैंड में, तो राजनैतिक कार्यों को देखने के लिए, तो उसमें 6 सदस्य थे, 6 सदस्य कौन कौन थे? तो जो 6 सदस्य थे उसमें से पहला जो था वो था चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा तथा वो राज्य सचिव, और 4 जो सदस्य थे वो प्रिवी काउंसिल से थे, ठीक है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से थे। समझ गए? अब क्या था कि भारत एक उपनिवेश था, उपनिवेश बन चुका था। अब भारतीय उपनिवेश के 2 शासक हो गए थे, यानी कि भारतीय उपनिवेश पे 2 लोगों का शासन हो गया था। एक तो कंपनी का निदेशक बोर्ड, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापार संबंधी कार्य देख रहा था इसके माध्यम से, और दूसरा जो बन गया था हमारा वो था नियंत्रक मंडल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य थे जो कि इंग्लैंड में था। तो कंपनी का निदेशक जो बोर्ड था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है था नियंत्रक मंडल था। इसके नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट शासन कर रहा था हम लोगों के पे, नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट शासन करता था।
तो अब भारतीय उपनिवेश के दो शासक हो गए थे, एक तो कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल। ठीक है। अब क्या था कि ये स्थिति बनी रही 1858 तक, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में बिल पास होता है तो ये तब तक ये स्थिति ऐसी ही बनी रही कि भारतीय उपनिवेश के दो ही शासक रहे, एक तो कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रक मंडल। 1858 तक ये स्थिति बनी रही। इसके बाद क्या होता है, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद हम लोग 1773 का एक्ट था उसमें से पढ़ चुके हैं कि एक गवर्नर जनरल बनाया गया, और गवर्नर जनरल जो बनाया गया तो उसकी एक परिषद बनाई गई, और परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और 4 उसमें अन्य सदस्य थे। ठीक, तो इसमें क्या किया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से इसमें जो है 3 सदस्य कर दिए गए। कितने? 3। ओके, अब 3 सदस्य कर दिए गए। पहले 4 सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद में पहले 4 सदस्य हुआ करते थे, अब 3 कर दिए गए। ठीक है। अब क्या हुआ कि भारत में जो अंग्रेजी अधिकारी था, भारत में जो अंग्रेजी अधिकारी हुआ करते थे तो उनके अवैध कार्यों पर मुकदमा के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत भारत में अंग्रेजी अधिकारी जो भी होते थे, अगर वो अवैध कार्य करते थे तो उन पे मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। समझ गए? इंग्लैंड में क्या है, एक कोर्ट की भी स्थापना की गई। तो ये 1784 का एक्ट था जिसके मेन पॉइंट ये थे। मोस्टली यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं। आप जो है ज़्यादा कोशिश मत करिएगा कि पूरी बुक पढ़ लें, ये है वो है, लेकिन क्या है कि ज़्यादातर जो ये मैंने नोट्स बनाए हैं शॉर्टकट में, इससे ही पूछा जाता है। हम जब आपको एक्सरसाइज करा रहे होंगे तो आप वहाँ देखिएगा कि इसी से मिलते हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखिए और इसको अपने नज़रिए से देखिए कि क्या ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, और अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।